28 तारीख को ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किस तरीके से ये टावर गिरेगा और किस तरीके से रिमोट के जरिए इस टावर को गिराया जाएगा। क्या पूरा प्रोसेस रहता है किसी 32 मंजिला इमारत को गिराने के दौरान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहन जी हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं, 12 साल का जिनका अनुभव है। ऋषि भी हमारे साथ हैं। रोहन मनुचा जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, कई तरह इस तरह की बिल्डिंग्स को आपने गिरते हुए भी देखा है। क्या प्रोसेस रहता है, कैसे ये टावर्स गिरते हैं, कहां कहां पर ब्लास्ट के लिए एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है? नमस्कार। तो मैं पहले आपको ये बताऊं, ये हमारे देश में सबसे टॉल बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसको गिराया जाएगा। आज तक सिर्फ एक 19 माले की बिल्डिंग को गिराया गया है और दिस इज़ ऑलमोस्ट डबल, उसका डबल साइज़ हम गिराएंगे। अब इसमें पहला प्रोसेस ये होता है कि बिल्डिंग में से उसके सारे पार्ट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी पार्ट निकल सकते हैं, जैसे दरवाजे, बाथरूम की फिटिंग्स, विंडो के सिल। तो इनको हम जब बाहर निकाल देते हैं तो बिल्डिंग का वेट और बिल्डिंग का जो मलबा है या जो डेबरी होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद एक टीम आती है स्पेशलिस्ट, जो एक्सप्लोजिव्स को प्रोक्योर करती है, एक्सप्लोजिव्स को लेती है गवर्नमेंट के द्वारा। वो एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस होता है और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग भी रहती है कि बिल्डिंग को किस तरीके से गिराया जाए, क्योंकि सिर्फ उस बिल्डिंग को ब्लास्ट करके नहीं गिरा रहा, बिल्डिंग का जो वेट है, बिल्डिंग का जो अपना वेट होता है, उसी से उसको गिराया जाता है। तो इसका तरीका ये होता है कि बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है वो स्टडी करते हैं, उसके बाद उस डिज़ाइन को लेकर जो स्ट्रक्चरल कॉलम होते हैं या लोड बेरिंग कॉलम जिसे हम कहते हैं, उन कॉलमों पे चार्जेस या एक्सप्लोजिव लगाए जाते हैं अलग अलग लेवल पे। सबसे पहले जो नीचे के लेवल के चार्जेस होते हैं, धीरे धीरे करके पहले वो फटेंगे या एक्सप्लोड होंगे डेटोनेटर के द्वारा, और जब वो ये करते हैं तो बिल्डिंग अपने आप में अनस्टेबल हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ऊपर के जो फ्लोर होते हैं वो नीचे के फ्लोरों पे गिरने लगते हैं, जैसे कि एक स्टैक बन जाए। तो जब ऊपर का फ्लोर नीचे पे गिरता है, इसका एक मोमेंटम बन जाता है, एक वेलोसिटी बन जाती है, तो वो पूरी बिल्डिंग को धड़ाधड़ नीचे ले आते हैं। और पूरा आप देखेंगे जो ये कार्यक्रम होगा वो 9 से 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और उसमें एक बहुत बड़ा एक डस्ट क्लाउड भी बनता है, जो कि जिसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने अपने आप कोई ना कोई मेजर लिए होंगे, और बेसिक एक ओवरव्यू यही रहता है उसका। तो अगर जैसे आप करेंगे 9 से 10 सेकंड का वक्त लगता है, तो क्या रिमोट से बटन दबाया जाता है, ये कैसे ऑपरेट कैसे होता है पूरा सिस्टम? ये एक रिमोट द्वारा ही ऑपरेट होता है। एक रिमोट को कनेक्ट किया जाता है चार्जेस के साथ, वो एक वायरलेस तरीके से भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट। और जब वो डेटोनेटर ब्लास्ट किया जाता है तो जो सारे चार्जेस होते हैं उनका एक टाइम नहीं होता फटने का। जो नीचे का चार्ज होता है वो कुछ मिली सेकेंड पहले फटता है, ताकि नीचे के कॉलम पहले खत्म हो जाए। तो ऑटोमेटिकली ऊपर का जो वेट होता है वो हावी हो जाता है नीचे के लेवल पे, तो सारी बिल्डिंग अपने आप ही नीचे आ जाती है। मतलब आपका कहना है कि जो बिल्डिंग है, जो 32 मंजिला ट्विन टावर है, वो जो 32 के बाद 31, 31 के बाद 30, मतलब इसी फॉर्म में वो नीचे की तरफ आता जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप सोचें एक स्टैक जैसे बन जाता है, अगर आप पत्तों को लें और उनको एक के ऊपर एक खड़ा करके ऊपर वाले को टिप कर देंगे, तो जो नीचे वाले सारा स्टैक है वो ऊपर वाले के हल्के से वेट से ही वेट बढ़ते हुए नीचे चले जाता है। तो इसमें एक्सप्लोजिव की कम जरूरत होती है, इंजीनियरिंग और प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस की ज्यादा अहमियत होती है। अच्छा, देखा कि एक लंबा प्रोसेस लगा एडिफिस कंपनी को भी। पहले एक्सप्लोजिव लगाए गए तो उनकी मात्रा को देखा गया, अब उसके बाद एक्सप्लोजिव जब लगा दिए गए हैं बिल्डिंग में तो बाकायदा एक मात्रा उसकी भी निर्धारित की गई उसके बाद। तो इसमें एक्सप्लोजिव्स की मात्रा भी काफ़ी कुछ निर्भर करते हैं। बिल्कुल जी, एक्सप्लोजिव्स की मात्रा डिपेंड करती है कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, हाइट कितनी है और वॉल्यूम कितना है, और उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन करी जाती है। एडिफिस कंपनी ने इसकी चीज़ की कैलकुलेशन करी होगी, उन्होंने पूरा एक स्टडी करी होगी, उसके बाद ही उन्होंने एक्सप्लोजिव्स को प्रोक्योरमेंट में डाला होगा और एक्सप्लोजिव्स को इंस्टॉल किया होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें कुछ सेफ्टी के लिए भी एक्सप्लोजिव लगाए जाते हैं कि सपोज एक लेवल पे वो एक्सप्लोजिव नहीं फटे, तो एक सेफ्टी के कुछ परसेंटेजेस चार्जेस भी रखे जाते हैं ताकि पूरे ऑपरेशन जो है वो फेल ना हो जाए। अच्छा, ऋषि भी हमारे साथ हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन से कई सालों से जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपने इससे पहले कई बिल्डिंग्स को देखा है, उनके जो जिस तरीके से डिमोलिश हुए हैं उस पूरे प्रोसेस को देखा है। ट्विन टावर जिस तरीके से एक 32 मंजिला है, क्या कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बगल वाली बिल्डिंगों को कैसे बचाया जाए, उनके स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस पे डैमेज ना हो, और बिल्डिंग एक गिरे तो सही 10 सेकंड में ख़त्म हो, लेकिन सही तरीके से गिरे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है व्हेन ये जब उस पर ब्लास्ट करते हैं तो सेंट्रल कोर पहले ब्लास्ट किया जाता है। जैसे इन्होंने सही कहा, मिली सेकेंड का अंतर रहता है, वो एक आप देख के नहीं बता सकते हो, पर वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम से सब डिजाइनिंग होती है जिससे कि बिल्डिंग अपने अंदर ही खत्म हो जाए, लेफ्ट या राइट या आगे पीछे ना ब्लास्ट होके गिरे, जिससे बाकी स्ट्रक्चरल डैमेजेस अवॉइड हो सके। तो पहले एक बिल्डिंग गिराई जाएगी और पैरेलल ही उसके साथ बगल में दूसरी बिल्डिंग है वो उसको लेके नीचे आएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि
जब बिल्डिंग गिरे तो मिनिमम डैमेज हो, एंड बाकी सारे प्रिकॉशंस आई थिंक कंपनी ने लिए हैं। बहुत अच्छी कंपनी को उन्होंने हायर किया है, एडिफाइस इंजीनियरिंग को। तो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सही तरीके से बिल्डिंग गिरे, सही टाइम में गिरे और आगे पीछे डैमेजेस ना हो आसपास। एज ए एक्सपर्ट हम ये समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों पे उन तस्वीरों को देख रहे हैं जब ट्विन टावर्स के बराबर में जो सोसाइटियां बनी हुई हैं उनको वाइट फाइबर शीट से कवर किया गया है। क्या इससे वो प्रोटेक्ट होती हैं? क्या रीजन क्या है उनको वाइट फाइबर शीट से प्रोटेक्ट करने का? 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो एक डस्ट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब वो वापस आए अपने घर में तो पूरा मिट्टी मिट्टी ना हो। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जब बिल्डिंग गिरती है तो एक साउंड वेलोसिटी निकलती है उससे, जिससे उनके घर के शीशे, घर की और अप्लायंसेस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, उसी वजह से सारा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो वो डस्ट वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी, डस्ट, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए ये क्लॉथ लगाया जाता है कि जो डेबरी है, जब वो बिल्डिंग गिरेगी तो डेबरी का जो थ्रो होता है तो वो करीबन 10 से 12-15 मीटर, 20 मीटर जा सकता है। तो उसके लिए क्लॉथ लगाया जाता है। क्लॉथ के अलावा जो रेजिडेंट्स हैं वो भी अपनी पैरेलली प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो जो मेरे को लगता है डैमेजेस के चांसेस थोड़े बहुत हैं, पर वो लिमिटेड टू द एक्सटीरियर ग्लास फसाड हैं जो लोगों के घरों में शीशे लगे हुए हैं, बिकॉज मोस्टली लोगों के घरों में कच्चा शीशा लगा होता है, टफन शीशा नहीं लगा होता। तो ग्लास टूटने के चांस शायद हो सकते हैं, होपफुली ऐसा नहीं होगा। ऋषि, लेकिन जब सर देखें कि इससे पहले अमेरिका में या कई और देशों में जहां पर भी इस तरह की इमारतें गिराई गई तो बहुत ज़्यादा मलबा निकला है और उसको हटाने में भी एक लंबा वक्त लगा है। आपको क्या लगता है जब डिमोलिश हो जाएगी उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है मलबा क्लीन करने का, और नॉर्मली जो हम पुराने एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे अमेरिका में कुछ साल पहले 9/11 हुआ था, उसमें करीबन 1 साल लग गया था मलबा निकालने को, जबकि पूरी उनकी फोर्स और मशीनरी वहाँ लगी हुई थी। तो 3 से 4 महीने का समय तो मिनिमम लगेगा। आफ्टर इफेक्ट्स तो न्यूसेंस है फॉर द पीपल लिविंग इन द एरिया, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे मलबे की गाड़ियाँ, ट्रैफिक, लोग, सुपरविजन और वहाँ के लिए एक्सेस देना, वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो वो एक आफ्टर इफेक्ट ज़रूर रहेगा। थोड़ी बहुत 2-3 महीने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी ट्रैफिक की, लोगों को, दे विल हैव टू बेयर विद दैट। सोसाइटी के लोगों को, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। तो दैट इज कुछ ऐड। जी रोहन, मैं आपके पास आ रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि जब वो इमारत गिर जाएगी उसके बाद वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित भी हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी खराब स्तर पे आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी होती है जो हवा में धूल के कण रहते हैं, इन सब से निपटने के लिए? देखिए, आपको ये समझना होगा, हमारे में और विदेशी देशों में जब इतनी टॉल इमारत को गिराया जाता है तो उसमें एक फ़र्क है। बाहर के देशों में ज़्यादातर बिल्डिंग बनी जाती है स्टील से, लोहे से। हमारे यहाँ ये पूरी बिल्डिंग जो है उसे बनाया गया है आरसीसी में, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट। तो हमारे यहाँ जो डस्ट आएगा, जिसे हम बोलते हैं कंक्रीट डस्ट, ये नॉर्मल एक डस्ट या नॉर्मल मिट्टी नहीं है। इसके अंदर कंक्रीट के छोटे छोटे या सीमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स होते हैं। और हमारे यहाँ जो एक मलबा या जो एक डस्ट क्लाउड आएगा, उसकी जो एक मात्रा होगी वो कहीं ज़्यादा होगी कंपेयर टू बाहर के देशों से, क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग ही आरसीसी में बनी हुई है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए अथॉरिटी ने और कंपनी ने अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन अंत में इसका एक ही तरीका है, वो है उसका क्लीन अप फटाफट किया जाए और उस वक्त वहाँ पे एक वाटर स्प्रिंकलिंग का जुगाड़ ज़रूर किया जाए, क्योंकि जो डस्ट होता है वो बहुत ही यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वो कैसे जाएगा। अगर वो विंड वेलोसिटी इधर जा रही है तो इधर चले जाएगा, नहीं तो उधर चले जाएगा। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसमें वाटर स्प्रे किया जाए और उस बिल्डिंग को जिसको हम गिरा रहे हैं उसके आसपास ग्रीन नेट्स या एक बैरिकेड का प्रोविजन ज़रूर किया जाए, क्योंकि ये कॉन्क्रीट डस्ट जो होता है ये नॉर्मल डस्ट से ज़्यादा हैवी होता है, ये जल्दी नीचे सेटल भी हो जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि इसमें जो इसको हम जिसको हार्मफुल बोलेंगे, हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखा आपने कि रोहन और ऋषि हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन के एक्सपर्ट हैं, कई सालों का अपना अनुभव है। वो बता रहे हैं कि ट्विन टावर को जब गिराया जाएगा तो क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से रिमोट के जरिए बटन दबाया जाएगा। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये बता रहे हैं, और उस टाइमिंग के आधार पर 9 से 10 सेकंड में जो ट्विन टावर खड़े हुए हैं, 32 मंजिला भ्रष्टाचार की जो अवैध इमारत कही जा रही है, वो 9 से 10 सेकंड में पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 नोएडा।
नोएडा में 28 तारीख को ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। इसको लेकर तमाम विभागों ने अपनी तैयारी की है। जहां नोएडा अथॉरिटी अपनी तैयारी कर रही है, पुलिस और प्रशासनिक अमला अपनी तैयारी कर रहा है, वहीं पर फायर सर्विस के अफसरों ने भी अपनी तैयारी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएफओ अरुण कुमार सिंह जी हैं। अरुण जी, किस तरीके से तैयारी की गई है उस दौरान, और कितना स्टाफ आपका रहेगा, कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद रहेंगी? ट्विन टावर के गिराए जाने को लेकर के लगातार उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग का दौर चल रहा है और अभी कल भी मौके का मुआयना किया जाना है और वहाँ सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। तो हम लोगों ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया है कि अगर बिल्डिंग गिरती है तो वहाँ पर क्या क्या संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। हमारे 2 फायर टेंडर वहाँ मौजूद रहेंगे, मैं स्वयं रहूँगा, 2 फायर ऑफिसर होंगे और तमाम हमारा स्टाफ वहाँ पर मौजूद होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो गाड़ियां मौजूद रहेंगी, ऑफिसर्स क्या उन्हें निर्देश देंगे किस तरीके से वहां पे ऑपरेट करना है, क्योंकि जब डिमोलिश होगी बिल्डिंग उसके बाद कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं? अभी इस तरह की कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, इसलिए हमारा जो भी आकलन है वो पूर्ण रूप से एडिफिस कंपनी जो इस बिल्डिंग को गिराए जाने के लिए अधिकृत हुई है और उनके द्वारा जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं, पूर्व में उन्होंने जो भी ऐसे कार्य किए हैं, उनके आधार पर हम लोगों ने आकलन किया है कि क्या क्या वहाँ पर संभावित परिस्थितियाँ हो सकती हैं और उनसे निपटने के लिए हम लोग जो है तैयारी किए हुए हैं। अच्छा, किस किस तरह के हालात पैदा होते हैं तो उसमें फायर सर्विस जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती है? आपका मेन मोटो वहां पर क्या रहेगा? मेन रूप से जो फायर सर्विस का काम है वो फायर फाइटिंग और रेस्क्यू होता है, तो इन दोनों परिस्थितियों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके अलावा भी यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है और उच्चाधिकारियों द्वारा हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं और वहाँ पर हमें कोई कार्य करना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो अरुण जी बता रहे हैं कि फायर सर्विस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जो जांबाज हैं रेस्क्यू टीम के वो पूरी तरह से तैयार हैं। सारे संसाधनों को बाकायदा क्रॉस चेक किया जा रहा है। जो गाड़ियां हैं उनको बाकायदा सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है और एक बार क्रॉस चेक भी खुद अरुण कुमार सिंह लगातार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से डिमोलिश के दौरान अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कोई भी चूक सामने न आए। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 नोएडा।